नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनसॉल्व पेपर का सॉल्यूशन करेंगे जो अरिहंत पब्लिकेशन का है। दोस्तों, इससे पहले हम 2022 में पूछे गए सभी क्वेश्चंस जो पेपर हैं उन्हें सॉल्व करा चुके हैं। और दोस्तों, इम्पोर्टेंट लेटर, आर्टिकल और मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपके कंप्लीट करा चुका हूं। तो यह सीरीज आपको लगातार देखने को मिलेगी अगर आपका प्यार और सपोर्ट हमारे ऊपर बना रहता है तो देखिए, आज सेट फर्स्ट है और टाइमिंग आपका यही रहेगा। तो देखिए, सेक्शन सी को आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। इसमें से आपको फोर्थ क्वेश्चन जब देखने को मिले तो उसका पहला क्वेश्चन आपको वोकैब से होगा और इसमें 5 क्वेश्चन करके पूछे जाएंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, वन हु डज नॉट बिलीव इन द एसिस्टेंस ऑफ गॉड। एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास ना करता हो तो उसे आप एक शब्द में कहेंगे एथिस्ट, यानी कि नास्तिक। अब दोस्तों, ए जो है यह नेगेटिव मीनिंग देता है। थीस्ट माने होता है आस्तिक और जैसे ही आप ये लगाएंगे तो वह होता है नेगेटिव यानी कि नास्तिक। अगर यहाँ से आप डज नॉट हटा दें और वह पेपर में आपको दे दे कि वन हु बिलीव्स, यहाँ बिलीव्स कर दे इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, तो आप यहाँ से ए हटा देंगे और हो जाएगा थीस्ट। तो एक में से 2 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको आई होप अच्छे से याद हुए होंगे। अगला देखिए, यहाँ वोकैब से क्वेश्चन है, टू थ्रो डस्ट इनटू माय आइज मीन्स, यह ईडियम से क्वेश्चन लिया गया है, यानी कि किसी की आंखों में धूल झोंकना। तो ऑप्शन है इसका टू प्रोटेक्ट आइज, इसका तो कोई सेंस नहीं है कि आंखों को सुरक्षा करना। ब्लाइंड विद डस्ट, सेम मीनिंग आपका होगा नहीं, इस चीज़ को आप माइंड कर लें। तीसरा ऑप्शन है टू कंफ्यूज और मिसलीड, यानी कि गुमराह करना या मिसलीड करना किसी को। टू बी ब्लाइंड या फिर अंधा होना। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर है टू कंफ्यूज और मिसलीड, किसी की आंखों में धूल झोंकने का मतलब है उसे कंफ्यूज कर देना। तो आप आंसर बिल्कुल इसी प्रकार से लिखेंगे, आपको 4 ऑप्शंस वहाँ उतारने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए अगले क्वेश्चन की ओर, सिनोनियम्स ऑफ एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का आपको सिनोनियम्स लिखना है और 2011 और 13 में यह पूछा गया है दोस्तों। कितने में? 2011 और 13 में यह पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट वर्ड है। तो सिनोनियम्स के लिए इसके लिए ऑप्शन दिए हैं आपको, फेलियर, यह तो असफलता है। हेल्पलेसनेस यानी कि असहाय होना, मिसफॉर्चून दुर्भाग्य, क्राइसिस यानी कि संकट। तो अगर हम इसके सिनोनियम्स की बात करें तो एडवर्सिटी होता है, इसका सिनोनियम्स आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, यानी मिसफॉर्चून। और भी इसके मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड हैं जैसे कि कालमिटी, CALAMITY कालमिटी, और मिसफॉर्चून हो गया, कालमिटी हो गया। और आगे हम बात करें माइजरी, इन शब्दों को आप लिख लें, इनमें से देखने को भी मिलेगा, यह अनसिन पैसेज 2022 में आया है, माइजरी। और अगर इसके एंटोनियम्स की बात करें तो प्रॉस्पर्टी होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इट वॉज हर, यह वही है, हु कैम रनिंग इनटू द क्लास, यानी कि जो क्लास में दौड़कर आई। इसमें आपको एरर बताना है कि किस पार्ट में इस सेंटेंस के में एक एरर है। तो आपको देखने में तो सही लगेगा कि शायद सही है, लेकिन दोस्तों इट जब आपका डमी सब्जेक्ट हो या हो डमी सब्जेक्ट और यह एक रियल सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करता है, अर्थात इसके बाद में जब भी आपका वी व वाई जैसे एज, एम, आर, वॉज, वर, अगर वी व अगर आपको देखने को मिलता है तो आपको ध्यान रखना है वह हमेशा लिंकिंग वर्ब होगा और लिंकिंग वर्ब को चाहिए अपने बाद में कॉम्प्लीमेंट। क्या चाहिए? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट या तो नाउन बनता है या प्रोनाउन बनता है या सब्जेक्टिव केस बनता है। तो आपको ध्यान रखना है प्रोनाउन जो हमेशा सब्जेक्टिव केस में बनेगा और एडजेक्टिव भी आपका कॉम्प्लीमेंट बनता है। तो यहाँ हर नहीं बल्कि सी होना चाहिए, तो इस पार्ट में गलती है, लेकिन वहाँ आपको ऑप्शन लिखना है। अगर मैं आपसे कहूँ इट इज मी हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, तो बताइए इसमें क्या गलती है? तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ 2 गलती आपकी हैं। एक तो इट के बाद एज आया है तो यहाँ सब्जेक्टिव केस होना चाहिए, तो आप यहाँ आई लिख कर आएंगे पेपर में। और दोस्तों जब हु रिलेटिव क्लॉज आपका बना है तो इस इंसिडेंट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यहाँ हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो आपको यहाँ एज नहीं बल्कि आपको एम का यूज करना है दोस्तों। किसका करना है? एम को।
तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो देखिए इसमें क्या गलती थी। तो 4 ऑप्शन दिए थे आपको, हर में गलती थी, कैम में गलती थी, रनिंग में गलती थी या इनटू में गलती थी। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है कि हर जो आपका ऑप्शन पहला ही सही है। आइए आगे देखते हैं। द एंटोनियम्स ऑफ टेरिबल। टेरिबल माने होता है भयानक, तो इसका आपको बताना है एंटोनियम्स यानी अपोजिट वर्ड। तो फ्राइटनिंग, इसका मतलब तो होता है डरावना, तो यह तो इसका सिनोनियम्स ही हो जाएगा। और आगे बात करें हॉरिबल, इसका मतलब भी होता है भयानक, यह भी इसका सिनोनियम्स हो जाएगा। स्कैरिंग, इसका मतलब भी होता है भयानक या डरावना, तो यह भी इसके सिनोनियम्स हो जाएंगे। अर्थात ये तीनों तो इसके सिनोनियम्स हैं। लेकिन बात करें सूथिंग, इसका मतलब होता है खुश कर देना। सूथिंग माने होता है खुश कर देना। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो आप ऐसे आंसर बिल्कुल कॉपी में लिख के आएंगे। सभी को समझ में आ रहा है तो अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें, और लाइक नहीं किया है वीडियो को तो लाइक करें दोस्तों। उसके बाद सेक्शन सी में आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला इसमें आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2 दिए होंगे, जिसमें से आपको एक बनाना है। तो पहला क्वेश्चन है, ही सेड टू देम कॉमा इनवर्टेड कॉमा शुरू, पुट योर बुक्स ऑन द टेबल फुल स्टॉप कॉमा इनवर्टेड कॉमा में 1। तो दोस्तों देखें V1 से स्टार्ट हुआ है, और V1 से जो सेंटेंस स्टार्ट होगा है इंपरेटिव सेंटेंस होता है। प्लीज से हो सकता है, डू नॉट से हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ देखें तो कहा गया है, उसने उनसे कहा कि अपनी किताबों को मेज पर रखिए, तो ऑर्डर दिया गया है। तो सेड या सेड टू की जगह पर आपको ऑर्डर्ड का यूज करना है। और यहाँ से इन्हें हटाएंगे कॉमा इनवर्टेड कॉमाज को, तो वर्ब इन्फिनेटिव बनानी है। तो टू पुट योर को देम से करेंगे, तो यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव लिखना होगा आपको दे आर। ही ऑर्डर्ड देम टू पुट योर बुक्स ऑन द टेबल। और दोस्तों अगर यहाँ डू नॉट से सेंटेंस स्टार्ट होता, यानी मान लीजिए ही सेड टू देम कॉमा इनवर्टेड कॉमा शुरू, डू नॉट पुट योर बुक्स ऑन द टेबल, तो डू नॉट होता तो आपको ध्यान रखना होता, हम यहाँ एडवाइड का यूज कर सकते थे, और यहाँ से डू को हम हटा देंगे और ऑब्जेक्ट के बाद केवल नॉट रहेगा, नॉट के बाद टू का यूज करते हैं। या फिर एडवाइड की जगह पर आप फॉरवर्ड लिख सकते हैं, फिर डू नॉट दोनों हट जाएगा। अगर प्लीज देखने को मिले तो सेड या सेड टू की जगह पर आपको रिक्वेस्टेड लिखना है दोस्तों। क्या लिखना है? रिक्वेस्टेड, और प्लीज या काइंडली शब्द को आप हटा देंगे। आई होप इंपरेटिव का इसमें से एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा तो देखने को अवश्य मिलेगा। तो डू नॉट वाले सेंटेंस को अच्छे से आप समझ लें। तो देखिए इसका आंसर, ही ऑर्डर्ड देम टू पुट देयर बुक्स ऑन द टेबल। अगला क्वेश्चन देखिए, जिमी शेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा थ्रू आई वांट टू स्टडी मेडिकल साइंस कॉमा फादर। अब इस सेंटेंस को आपको देखकर लगेगा कि यह सेंटेंस कैसा है, तो जौन सा सुइटेबल हो, जौन सा अच्छा लगे उसी को आपको बनाना है। तो दोस्तों यहाँ ध्यान से देखें तो जो ऑब्जेक्ट है आपका वह है आपका वोकेटिव केस में लिखा गया है। तो आपको यहाँ मान लेना है अपने दिमाग में कि सेड टू फादर रहा होगा। तो देखें आपका सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ है और फुल स्टॉप पर खत्म हुआ है, तो एक असर्टिव सेंटेंस है। तो आपको लिखना होगा जिमी, सेड या सेड टू की जगह पर आपको लिखना है टोल्ड। ऑब्जेक्ट आप ले लेंगे फादर, क्या ले लेंगे दोस्तों? फादर। उसके बाद कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह पर आपको लिख देना है दैट। आई को आप जिमी से चेंज करेंगे तो हो जाएगा ही, वांट का वांटेड टू स्टडी मेडिकल साइंस। जिमी टोल्ड फादर दैट ही वांटेड टू स्टडी मेडिकल साइंस। यह आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए यह आंसर आप वेरीफाई कर सकते हैं। आपकी बेहतरीन प्रिपरेशन होगी अगर आप सही से इन अनसॉल्व पेपर्स को लगा लेते हैं। तो आगे देखिए, बी में यहाँ आपसे सिंथेसिस से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन है, द ट्रेन वॉज वेरी लेट, यानी कि रेलगाड़ी बहुत देरी थी। फुल स्टॉप वी कुड नॉट रीच देयर, और हम वहाँ पहुँच ना सके। इसका आपको क्या बनाना है दोस्तों? एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। क्या बनाना है? कॉम्प्लेक्स। तो आपको ध्यान रखना है जब भी आपको यहाँ वेरी देखने को मिले, क्वाइट देखने को मिले या सो देखने को मिले, वेरी, क्वाइट, सो या एक्सट्रीमली देखने को मिले, और इसके साथ यहाँ कैन नॉट, कुड नॉट, विल नॉट, सेल नॉट, डिड नॉट, डू नॉट, डज नॉट देखने को मिले, तो और कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए कहे तो आप वेरी के स्थान पर लेके चलेंगे शो। यहाँ फुल स्टॉप की जगह पर आप लगा देंगे दैट। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सीधा जोड़ देंगे द ट्रेन वॉज सो लेट दैट वी कुड नॉट रीच देयर। कॉन्सेप्ट माइंड में रखें, वेरी देखने को मिले, क्वाइट देखने को मिले, एक्सट्रीमली देखने को मिले, तथा दूसरे सेंटेंस में आपको
कैन नॉट, कुड नॉट, विल नॉट, शैल नॉट देखने को मिले तो वेरी, क्वाइट, इन सभी की जगह पर आपको शो लिख देना है, फुल स्टॉप की जगह पर दैट लिख देना है। और दूसरी तरीके से भी आप इसे बना सकते हैं। हिंदी में कहेंगे हम वहाँ ना पहुँच सके क्योंकि ट्रेन बहुत देरी थी, तो आप इस सेंटेंस को पहले लिख सकते हैं और बिकॉज से जोड़ सकते हैं। तो देखिए दोनों तरह से आपका आंसर ये लिखा है, द ट्रेन वॉज सो लेट दैट वी कुड नॉट रीच देयर, या वी कुड नॉट रीच देयर बिकॉज द ट्रेन वॉज वेरी लेट। अगर इसे आपको कंपाउंड बनाना होता तो जब आपको रीजन रिजल्ट दिया हो तो वहाँ आपको बिकॉज का यूज नहीं करना है, फॉर का यूज करना है। किसका यूज करना है दोस्तों? फॉर का। फॉर का मतलब भी होता है क्योंकि। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाइट कैम ऑन, यानी कि रात होने वाली है, द रूम ग्रू डार्क, और कमरा अंधेरे से भर गया। इसे कंपाउंड में करना है, तो कंपाउंड में कैसे कहेंगे? यानी कि रात होने वाली है इसीलिए कमरा अंधेरे से भर गया, तो सो के लिए आप यहाँ सो लिख सकते हैं इसीलिए के लिए, या फिर देयर फोर का यूज कर सकते हैं, देयर फोर का यूज कर सकते हैं, यानी द नाइट कैम ऑन सो, या देयर फोर द रूम ग्रू डार्क। दूसरे तरीके से आप इसे ऐसे बना सकते हैं, द रूम ग्रू डार्क फॉर, बिकॉज ना लगा दें कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो फॉर नाइट कैम ऑन, नाइट कैम ऑन। तो ये दोनों आंसर आपके रहे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन से आपको क्वेश्चन नंबर सी देखने को मिलेगा दोस्तों। तो देखें सेक्शन सी में जो सी वा क्वेश्चन है 5 के अंतर्गत, क्वेश्चन नंबर 5 के अंतर्गत, तो पहला क्वेश्चन है, इट इज टाइम टू लर्न अवर लेसन्स, और इसे आपको पैसिव वॉइस में बदलना है। तब भी दोस्तों आपको इट इज टाइम देखने को मिले तो इसे तो आपको कॉमन ही रहना है, और यहाँ इन्फिनेटिव जो वर्ब देखने को मिली है तो टू की जगह पर आपको लिखना है फॉर। क्या लिखना है दोस्तों? फॉर। उसके बाद टू के बाद जो वर्ब आई है उसे छोड़ देंगे और जो लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखा होगा उसे लिख देंगे, यानी कि फॉर आवर लेसन्स। उसके बाद टू को लिखेंगे, टू के बाद वी लिखनी है, और लर्न की थर्ड फॉर्म लिख देंगे हम लर्नट। क्या लिख देंगे दोस्तों? लर्नट, LERNT। तो आंसर होगा आपका, इट इज टाइम फॉर आवर लेसन्स टू बी लर्नट। तो देखिए ऐसे बनाएंगे, इट इज टाइम, अब टू की जगह पर आपने लिख दिया है फॉर, ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका आवर लेसन्स, और टू का इन्फिनेटिव पैसिव वॉइस हो जाएगा टू बी, और लर्न का थर्ड फॉर्म आप लिख देंगे लर्नट। तो आपने देखा टू की जगह पर फॉर लिखा गया है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आगे आ गया है, और लास्ट में आपने लिख दिया है टू बी प्लस थर्ड फॉर्म। आइए आगे देखते हैं। सी इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास, सुपरलेटिव में इसे बदलना है। तो आपको ध्यान रखना है जौन सा इजी क्वेश्चन लगे उसी को करना है, दो में से एक ही करके आना है। तो आप जानते हैं सुपरलेटिव से कंपैरेटिव बना या कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, तो हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट में कोई भी चेंजिंग नहीं आती है। अगर दोस्तों यहाँ मैनी अदर होता तो आप वन ऑफ द लगा देते सुपरलेटिव में, क्या लगा देते? वन ऑफ द। लेकिन यहाँ एनी अदर आया है तो आपके लिए काम बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ सब्जेक्ट ऐसे ही रखना है, यहाँ आप लिख देंगे द। मोर आया है तो आप लगा देंगे मोस्ट, अगर ER होता तो आप जोड़ देते EST। तो सी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, यहाँ से आप देन एनी अदर को पूरे को हटा देंगे क्योंकि यह कंपैरेटिव की पहचान है, और रह जाएगा आपका गर्ल इन द क्लास। तो सी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर दोस्तों यहाँ होता मैनी अदर गर्ल्स तो आप लिखते, अगर यहाँ मान के चलिए मैनी अदर होता है, एनी की जगह पर क्या होता? मैनी अदर, और यहाँ होता गर्ल्स, तो आपको ध्यान रखना होता तो सी इज यही रहता, तो आपको लिखना होता वन ऑफ। क्या लिखना होता? वन ऑफ। फिर आप लिखते द मोस्ट इंटेलिजेंट, और यहाँ से आप इसे हटा देंगे और गर्ल्स इन द क्लास। सी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल्स इन द क्लास, यानी कि वह कक्षा में सबसे होशियार लड़कियों में से एक है। आई होप दोनों रूल आपको समझ में आए होंगे। जब भी आपको मैनी अदर देखने को मिले सुपरलेटिव में वन ऑफ द का यूज करेंगे, और केवल एनी अदर देखने को मिले तो आप इन सभी को हटा देंगे, केवल द प्लस सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का यूज करेंगे। यह आपका आंसर रहा। आइए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। सिंटैक्स आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ आपके क्वेश्चन दिए हैं। पहला है सी स्पीक्स मच फ्लुएंटली, और दूसरा है आई प्रेफर अ पेन देन अ पेंसिल। तो दोस्तों
इसमें से आपको यह वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट समझ के लिख लेना है कॉपी में। जब भी आपको प्रेफर देखने को मिले, या मैं बात करूं प्रेफर देखने को मिले या प्रेफरेबल देखने को मिले, क्या देखने को मिले दोस्तों, प्रेफरेबल, तो आपको गलती से भी इनसे पहले ना तो मोर का यूज करना है। किसका यूज ना करना है, गलती से मोर का। वह पेपर में देगा तो आप मोर को हटा देंगे। और दूसरी बात ध्यान रखनी है, इसके साथ कभी भी कंजंक्शन देन का यूज नहीं करेंगे, THAN। केवल प्रपोजिशन टू को माइंड में रखेंगे। किसको माइंड में रखेंगे, टू को। तो देखिए प्रेफर आया है या आपका प्रेफरेबल हो तो एक तो यहाँ देन नहीं बल्कि आपको लिखना है टू, यह सही हो जाएगा आपका। अब ऐसे ही और भी वर्ड हैं, जैसे कि आपका सीनियर हो गया, क्या हो गया दोस्तों, सीनियर हो गया, या मैं बात करूं जूनियर हो गया। तो यहाँ आप एक छोटी सी चीज़ समझ लें कि जो एडजेक्टिव IOR पर खत्म हो और वह एक इन्फॉर्मेशन को दें, IOR देखने को मिले, इन्फॉर्मेशन हो, तो वहाँ आपसे क्वेश्चन जरूर पूछेगा बोर्ड एग्जाम में। तो आपको देन का यूज नहीं करना है, इनके साथ भी टू का यूज करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट फ्रेंड्स? ठीक है, चलिए अब इसमें क्या गलती है, ही स्पीक्स मच फ्लुएंटली, तो इसे अगर देखें मच का यूज नहीं बल्कि मोर का यूज होगा, कंपैरेटिव लिखा जाएगा, यानी ही स्पीक्स मोर फ्लुएंटली। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। होमोफॉन्स से हैं और ये बियर के ही, जो आपका बियर होता है इसी के थर्ड फॉर्म है वॉर्न और वॉर्न। 2022 में ये पूछे गए हैं और 2008 में भी ये पूछा गया है। कितने में दोस्तों, 2022 में और 2008 में। तो जन्म देने का है, सी वॉज बॉर्न इन 2008, यानी कि वह 2008 में पैदा हुई थी, वह 2008 में पैदा हुई थी। और बॉर्न का मतलब होता है सहन करना। तो सी हैज बॉर्न 6 चिल्ड्रन, यानी कि उसके पास 6 बच्चों का भार है या 6 बच्चों को सहन चुकी है। तो इस प्रकार से आप बनाएंगे। आगे देखिए, आगे आपको दिया है चेक। चेक माने होता है रोकना या ठीक से देखना। तो इसके लिए आप लिखेंगे ही कुड नॉट चेक हिज फ्रेंड फ्रॉम स्मोकिंग, यानी कि वह अपने मित्र को धूम्रपान करने से रोक ना सका। और चेक के सामने अगर आप बनाना चाहें तो आप लिख सकते हैं द पुलिस चेक मी द क्रॉस, यानी कि जो क्रॉसिंग होता है, क्रॉसिंग पर पुलिस ने मेरा निरीक्षण किया। और दूसरा चेक होता है बैंक वाला। तो चेक, इसके लिए आप लिखेंगे नावा डेज, आजकल द टीचर्स आर पेड, अध्यापकों को अदा की जाती है देयर सैलरी, उनकी तनख्वाह, वाई चेक, यानी एक चेक के द्वारा। इस प्रकार से फ्रेंड्स आपका यह अनसॉल्व पेपर का सेट फर्स्ट क्लियर होता है। इसका हिंदी टू इंग्लिश पैसे ट्रांसलेशन अगले वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।